नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज तारीख है 2 जून 2021 और आज के इस वीडियो हम कवर करने वाले हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स को। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे कल के पूछे गए क्वेश्चन के साथ में। तो कल हमने आप लोगों से पूछा था कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, बार्थोलोम्यू डायज या फिर जॉर्ज ऑगस्टिन। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन बी, अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। सन 1509 में वह भारत में पुर्तगाली सरकार का गवर्नर बनकर आया और नवंबर 1510 के अंत में उसने बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से युद्ध कर गोवा पर अधिकार कर लिया, जो कालांतर में भारत में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्रों की राजधानी बन गई। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारे अगले टॉप 10 स्टैटिक जीके के प्रश्नों की तरफ। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ पर स्थित हैं? जोशीमठ, द्वारिका, पुरी और श्रृंगेरी। अगला प्रश्न है खजुराहो मंदिर स्थापत्य में सहयोगी कौन था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चंडेल। इन मंदिरों का निर्माण मध्य प्रदेश के छतरपुर में 950 से लेकर 1050 के बीच कराया गया था। और बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। महाराष्ट्र में किस स्थान पर 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं स्थित हैं? इसका सही जवाब है कन्हेरी। ये गुफाएं 8वीं और 9वीं शताब्दी की हैं। और अगला प्रश्न है आबू का जैन मंदिर किससे बना है? तो दोस्तों आबू का जैन मंदिर संगमरमर से बना है। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत विमल ने करवाया था। और बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? गुजरात के भावनगर जिले की शत्रुंजय पहाड़ियों पर स्थित है। और अगला प्रश्न है एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई हैं? और दोस्तों इसका सही जवाब है शैव धर्म। प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा यहीं से मिली है। गुफाओं का निर्माण काल 5वीं से 8वीं शती माना जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 25 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में स्थित है। और अगला प्रश्न देखते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। और अगला प्रश्न देखते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है नरसिंह देव वर्मन ने। यह मंदिर पुरी में स्थित है, जिसका निर्माण 13वीं शताब्दी का है। इस मंदिर को काला पैगोडा भी कहा जाता है। और अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा स्टैटिक जीके का। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में यह स्थित है और इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव द्वारा 1026 में कराया गया था। ठीक है, तो दोस्तों अब चलिए हम कल का हमारे करंट अफेयर्स का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। निम्नलिखित में से किसने 10 वर्षीय जलवायु अद्यतन के लिए वैश्विक वार्षिक रिपोर्ट को जारी किया है? इसका सही जवाब है मेट ऑफिस। पेरिस में स्थित दुनिया के सबसे बड़े कला संग्रहालय लूव्र के 228 साल के इतिहास में अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? लॉरेंस डेस्कार्स। और अगला देखते हैं। हाल ही में टाटा डिजिटल ने किस ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी में 64% हिस्सेदारी खरीदी है? और इसका सही जवाब है बिग बास्केट। हाल ही में गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया? 30 मई को। और इसे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1987 में गोवा स्वतंत्र हुआ था। और अगला देखते हैं। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF का नाम बदलकर क्या रखा गया है? IBDF, मतलब कि इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। अगला देखते हैं। युवा प्रधानमंत्री योजना यानी कि युवा PM स्कीम को किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? शिक्षा मंत्रालय। सुव्रत भट्टाचार्य को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? चिली। लक्ष्मी भंडार योजना किस राज्य ने शुरू किया है? पश्चिम बंगाल ने। हाल ही में वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया गया? 31 मई को। और 2021 की थीम थी तंबाकू छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध, यानी कि कमिट टू क्विट। तो दोस्तों ये थे हमारे कल के करंट अफेयर्स। और चलिए शुरुआत करते हैं अब हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ में। तो सबसे पहला प्रश्न है हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया? 31 मई, 1 जून, 25 मई या फिर 2 जून? इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, यानी कि 1 जून। इस दिवस की स्थापना यूनाइटेड नेशन के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO के द्वारा 2001 में की गई थी। विश्व दुग्ध दिवस 2021 की थीम थी सस्टेनेबिलिटी इन द डेयरी सेक्टर विथ मैसेजेस अराउंड एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशियो इकोनॉमिक्स। FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में। FAO की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स कब मनाया गया?
30 मई, 31 मई, 1 जून या फिर 2 जून? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1 जून को। और 2021 का थीम था दुनिया भर में सभी माता पिता की सराहना करें। और क्यों मनाया जाता है ग्लोबल पेरेंट्स डे, इसको चलिए जान लेते हैं। ग्लोबल पेरेंट्स डे की शुरुआत यूएन जनरल असेंबली में 1994 में की गई ताकि विश्व भर में माता पिता का सम्मान किया जा सके। यह दिवस पेरेंटिंग में माता पिता द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मनाया जाता है। ग्लोबल पेरेंट्स डे के आइडिया को यूनिफिकेशन चर्च और सेंटर ट्रेंट लॉर्ड द्वारा समर्थित किया गया था, जिसके बाद इसे हर साल मनाया जाने लगा। साल 2012 में महासभा ने पूरे विश्व में सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए इस दिन को चुना गया। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस भारतीय अभिनेता को यूएई ने गोल्डन वीजा प्रदान किया है? अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, अक्षय कुमार या फिर शत्रुघ्न सिन्हा? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वह ऑप्शन बी, संजय दत्त को। तो दोस्तों अभी हाल ही में यूएई ने संजय दत्त को गोल्डन वीजा प्रदान किया है। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त ने ट्वीट करके बताया कि उन्हें संयुक्त अरब अमीरात ने गोल्डन वीजा दिया है। ऐसा वीजा हासिल करने वाले वह पहले भारतीय हैं। यही नहीं, उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि वह इस वीजा को पाकर सम्मानित महसूस कर रहे हैं। और दोस्तों हर किसी को नहीं मिलता है ये गोल्डन वीजा। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ये गोल्डन वीजा हर किसी को नहीं देता। इसके लिए आपके अंदर कुछ खास प्रतिभा होनी चाहिए या फिर आप निवेशक हो जो वहां निवेश कर रहे हो। इस हिसाब 2 किस्म को गोल्डन वीजा दिया जाता है। पहला 10 साल के लिए, दूसरा 5 साल के लिए। संजय दत्त को 10 साल वाला गोल्डन वीजा मिला है, मतलब ये उन्होंने यूएई में एक निश्चित मात्रा निवेश किया है। इस वीजा के सहारे अब वह अपने परिवार और 2 अधिकारियों के साथ कभी भी यूएई जा सकते हैं। 10 साल का गोल्डन वीजा कब दिया जाता है? यह गोल्डन वीजा सिर्फ निवेशकों को ही दिया जाता है। शर्त है कि वह कम से कम 10 मिलियन दिरहम को निवेश करें। और 5 साल का गोल्डन वीजा, 5 साल का गोल्डन वीजा स्पेशल प्रतिभावान लोगों को दिया जाता है। शिक्षा से लेकर विज्ञान, कला और संस्कृति में क्रिएटिव काम करने वालों को ये वीजा दिया जाता है। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया गया है? 27 मई, 28 मई, 29 मई या फिर 30 मई? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन डी, यानी कि 30 मई को मनाया गया। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड का पहला प्रकाशन 30 मई 1826 में हुआ था, इसीलिए यह दिवस 30 मई को मनाया जाता है। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यूईएफए चैंपियन लीग 2020 एंड 21 का खिताब किस फुटबॉल लीग ने जीता है? बार्सिलोना, विलारियल, मैनचेस्टर सिटी या फिर चेल्सी ने? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी, चेल्सी ने जीता है इसको। और दोस्तों इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। यूईएफए जो कि स्टैंड करता है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस। चेल्सी ने पुर्तगाल में 29 मई 2021 को खेले गए 2020-21 यूईएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को हराकर यह खिताब जीता है। और दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। कोविड-19 की वजह से अनाथ हुए बच्चों के पालन पोषण के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना किस राज्य ने शुरू की है? असम, बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए, असम ने इसकी शुरुआत की है। और दोस्तों असम में अगर हम देखें तो इस समय मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। गवर्नर वहां के जगदीश मुखी हैं और मुख्य न्यायाधीश सुधांशु धुलिया हैं। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारतीय राजदूत यानी कि इंडियन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? दक्षिण सूडान, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार या फिर अन्य? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, दक्षिण सूडान में। तो दोस्तों श्री विष्णु कुमार शर्मा को दक्षिण सूडान गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। और 2007 बैच के अधिकारी वर्तमान में मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें शीघ्र ही अपना पद ग्रहण करने की उम्मीद है। वह दक्षिण सूडान के वर्तमान राजदूत श्री सुब्रमण्यम दक्षिणामूर्ति का स्थान लेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जीएसटी परिषद की कौन सी क्रम हुई जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है? 40वीं, 41वीं, 42वीं या 43वीं? इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन डी, 43वीं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे वित्त मंत्री की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 43वीं बैठक का आयोजन शुक्रवार 28 मई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ। परिषद में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और प्रतिनिधि शामिल हुए। माल एवं सेवा कर जीएसटी परिषद की शुक्रवार को हुई बैठक में कोविड-19 के इलाज में इस्तेमाल होने वाले दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा के आयात पर शुल्क में छूट का फैसला किया गया।
और दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो जीएसटी पर पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न हैं। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 में। जीएसटी की कुल कितनी दरें हैं? 5, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। जीएसटी को किस संविधान संशोधन में संविधान में जगह मिली? 101वां 2016 में। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में मैरी कॉम ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, उपरोक्त कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सिल्वर मेडल उन्होंने अभी जीता है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन यूएई के दुबई में किया गया था। पूजा रानी ने 75 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और मैरी कॉम ने 51 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। मैरी कॉम मणिपुर की निवासी हैं और उनके बारे में अगर हम कुछ चीज़ों को जानें तो 6 बार की विश्व चैंपियन मैरी कॉम को 51 किलोग्राम वर्ग में नाजिम काजबे जो कि कजाकिस्तान से हैं उन्होंने मात दी है। उन्होंने हालांकि टूर्नामेंट का अपना 7वां पदक हासिल किया। इस दिग्गज मुक्केबाज ने एशियाई चैंपियनशिप में अपना पहला पदक 2003 में जीता था और इस तरह उन्होंने 5 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीत लिए हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई कौन बने हैं? झांग होंग, जोंग जांगशांग, सांग हिंग हंग, उपरोक्त कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, झांग होंग। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो चीन के 46 साल के झांग होंग दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन बने। झांग ने 24 मई को नेपाल की ओर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की चढ़ाई पूरी की। वे 21 साल की उम्र से ही देख नहीं पाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी लोगों के लिए है। शिकागो के सेवानिवृत्त वकील आर्थर मोयर जो कि 75 साल के हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले अमेरिका के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने। मुइर ने इस महीने की शुरुआत में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और उन्होंने एक अन्य अमेरिकी बिल बुर्के का रिकॉर्ड तोड़ दिया था जिन्होंने 67 वर्ष की उम्र में चढ़ाई की थी। और बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की तरफ। नैनो लिक्विड यूरिया बनाने वाली पहली कंपनी कौन है? इफ्को, एफसीआई, नीरी या सौगंध? इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, इफ्को। तो दोस्तों इफ्को कंपनी जो कि इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है, इसने दुनिया में पहली बार नैनो यूरिया तरल तैयार किया है। इससे फसलों की पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आमदनी बढ़ सकेगी। अब एक बोरी यूरिया खाद की जगह आधे लीटर की नैनो यूरिया की बोतल किसानों के लिए काफ़ी होगी। और दोस्तों यहाँ पे चलिए जान लेते हैं कि क्या है नैनो यूरिया का मतलब। नैनो यूरिया का मतलब यह है कि इसे बहुत छोटे आकार में ज़्यादा क्षमता के साथ तैयार किया गया है। इफ्को नैनो यूरिया तरल की 500 मिलीलीटर की एक बोतल सामान्य यूरिया के कम से कम एक बैग यानी बोरी के बराबर होगी। इसके प्रयोग से किसानों की लागत कम होगी। नैनो यूरिया तरल का आकार छोटा होने के कारण इसे पॉकेट में भी रखा जा सकता है जिससे परिवहन और भंडारण लागत में काफ़ी कमी आएगी। और दोस्तों अगर हम यहाँ पे जानें इफ्को के बारे में तो इंडियन फार्म्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव कंपनी के बारे में अगर हम यहाँ पे जानें तो स्थापित इसे किया गया था 3 नवंबर 1967 में। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। चेयरमैन बलविंदर सिंह नकई हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर US अवस्थी हैं। ठीक है, तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ जो कि आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए। किस क्षेत्र में श्रेष्ठता के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार दिया जाता है? विज्ञान तथा तकनीकी, वीरता, खेल, सामाजिक कार्य? तो दोस्तों इस सवाल का जवाब आप विस्तारित रूप से नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर आप लोग दिसंबर से लेकर अप्रैल व मई 2021 की PDF बुक डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा जहाँ से जाके आप परचेज करके डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। और दोस्तों मिलते हैं अगले दिन एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।